आप देख रहे हैं लोकनाथ, जनता की आवाज। लोकनाथ में आपका स्वागत है। मैं राजेश अवस्थी लावा। आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश सम्राट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमको आपको सभी को है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सुरेश सम्राट जी से अंचल के साहित्य पर। साहित्य एक ऐसी विधा है कि शायरी कोई इससे अछूता हो, चाहे मामला गीत का हो, गजल का हो, कविता का हो। हम सबके जहन में कविताएं, साहित्य रहता है। तो जैसा कि आदरणीय जी देखा जा रहा है कि अंचल भर में इस हफ्ते लगातार प्रकाशन हुआ है और हर कवि ने शायद ही मैं समझता हूं जिस तेजी से कोरोना काल के बाद में साहित्य लिखना और लिखने के बाद में जो प्रकाशन की स्थिति बढ़ी है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, अच्छा ही लगता है। लेकिन प्रकाशन की जो स्थिति है वो लोगों को कितना याद रह पाएगी, क्या स्थिति है प्रकाशन की, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए लावा जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में सारी गतिविधियां ठप रही जी, और साहित्य भी ठप रहा जी। लेकिन साहित्य एक ऐसी विधा है जो एकांत में और ज्यादा प्रस्फुटित हो जी। इसलिए इस दौरान लिखा बहुत गया। हाँ। और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत सी गतिविधियां चली जी, जिससे आदमी पे समय भी था और इसने लिखा भी। अब बात आपकी जो आती है वो है चिंता वाली बात ये कि जो लिखा गया है वो अच्छा है, बुरा है, जी, साहित्य है या साहित्य नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब ये 2-3 साल का रुका हुआ साहित्य एकदम सामने आया तो लोगों को साहित्यिक गतिविधियों में जुड़ने का भी एक नया हौसला है। जी, आपने देखा होगा इस समय साहित्यिक गतिविधियां मुरैना से लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में तेजी से बढ़ी। और पुस्तक प्रकाशन के पीछे जो मुख्य लालसा है आप जानते ही हैं। पहली लालसा तो ये है कि हर साहित्यकार ये जानना चाहता है कि वो जितनी जल्दी प्रतिष्ठित हो सके उसको प्रतिष्ठा मिले, और पुस्तक प्रकाशन इसका एक जरिया है। लावा जी, ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि पुस्तक प्रकाशन आज के दौर में कितना घाटे का सौदा। जी हाँ जी। एक तो ये है कि खुद कवि को या लेखक को अपनी पुस्तक का प्रकाशन स्वयं के खर्चे से करना पड़ता है। जी। अब आज की तारीख में कोई भी ऐसा प्रकाशक नहीं है जो नामचीन लोगों को छापने के अलावा किसी को बिना पैसे लिए छाप रहा। जी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ जाने से मुद्रण बड़ी तेजी से और तत्परता से हो रहा है। पहले जैसा टाइम नहीं लगता है। आप देखते होंगे मुख पृष्ठ वगैरह सब साज सज्जा बहुत अच्छी आ जाती है। जिसका किताब है जिसकी उसका फोटो भी छप जाता है, उसका परिचय भी छप जाता है। जी। तो जो आप बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में तेजी से पुस्तकें सामने आ रही हैं जिसमें से अधिकांश कविता की हैं। अब कविता की क्या स्थिति है लावा जी, आप भी जानते हैं और मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो ये एक जो नया रूप साहित्य के क्षेत्र में आया है, ये मेरी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। जी। आप ये देखिए, जब बहुत सी चीजें और कोई तादाद में एकदम, आप ये देखिए कि तादाद में अगर मोबाइल भी आ जाए जी हाँ तो वो भी फिर प्रतिष्ठा से उपयोगिता इतनी ज्यादा नहीं नजर आती। और जैसा कि आपने कहा था इसमें कि घाटे का सौदा, तो प्रकाशन एक बार को घाटे का सौदा हो सकता है आर्थिक पक्ष में अपन देखें, लेकिन लोगों की ये मनसा रहती है कि प्रकाशन से हमको मंच मिलने लगेंगे। खासकर ये युवा पीढ़ी में देखने में आता है। उनकी जो मनसा रहती है कि 10-20 हजार रुपए, हालांकि पहले 10-20 हजार रुपए की एक वैल्यू हुआ करती थी, आज लोगों की नजर में खासकर युवाओं के लिए 10-20 हजार की कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे ही उनको अच्छा, और उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा तेजी से पनप रही है, तेजी से अपन को शिखर छूने की जो जिद है, उनकी जुनून है, ये भी अपने आप में एक उनको ये इस जिद से जोड़ती है प्रकाशन के जिद से। बिल्कुल, कहीं से भी उन्होंने 4-6 लाइन सीख ली। हालांकि उनमें सीखने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हर किसी का मन होता है कि हम कुछ लिखें। तो घाटे का सौदा वो मेरे ख्याल से मंच से जुड़ने के लिए अपना पूर्ण कर लेते हैं और इसमें ऑनलाइन अपना मंच दे रहे हैं।
कई संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन है, तो इसका उनसे लाभ मिल जाता है। भाई साहब, एक जो चीज सर्वाधिक चुभती है हमको और आपको, एक चीज पर ध्यान दिया हुआ आपने कि तेजी से भाषाएं एक विलुप्तता के कगार पे हैं। जी। अंचल की जो भाषाएं हुआ करती थी, क्षेत्रीय भाषाएं जो हुआ करती थी, आज उस स्थिति में अगर तेजी से जो फिल्मीकरण हो रहा है, फिल्मी भाषा हावी हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लावा जी, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए और उसमें से मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा जी जी कि जैसे आपने कहा कि ये किताब छापने के बाद आदमी को मंच मिल जाए, तो आपने बात छेड़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मंच तो बहुत दूर निकल चुका है। जी जी जी। मंच अपनी अस्मिता खो चुका है। हाँ। मंच का केवल एक ही मतलब रह गया है कि सामने वाले में जो बैठे हुए लोग हैं, इन्हें हंसाया जाए या रुलाया जाए, बस। जी जी। तो जब साहित्यिकी का लक्ष्य ये हो जाए कि इन्हें हंसाया जाए या रुलाया जाए, रुलाने से मेरा मतलब है कि आपने सुना होगा कि आजकल एक नया रस पैदा हो गया, ओज रस। जी जी। हमने 9 रस तो सुने थे, लेकिन ओज रस का होगा। अब आप देखिए ओज रस में सैनिक के मरने की जो खबर आती है, उस पर 1000 कविताएं बनी। पीठ में नहीं लगी थी, सीने पर लगी थी गोली, बहन रो रही थी, माता जी। अब ये इमोशनल, आप मेरे को अन्यथा ले सकते हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अनर्गल किसी उसको जरूर से ज्यादा उठाना, संवेदनाओं को वेदना, फिर गीत से, फिर रोने से, फिर आंसुओं से, तो ये अपनी जगह सही है, वो अपने आप में एक विषय है। लेकिन उस विषय को इतना बकबक के एक संवेदनशील विषय को उसकी संवेदनशीलता ही छीन। जी हाँ जी। तो ये एक मैं तनिक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस पर तो आप अगर जाना चाहते हैं तो वही जा सकते हैं जो इन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। जी। उसका किताब से छपना या साहित्य से जुड़ने का वो कोई नाता नहीं। जी। अब आपका दूसरा सवाल, अंचल की भाषा। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अंचल की भाषा के बारे में आपको मैं आज 2022 में एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जी जी। और ये अंचल की भाषाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। भले ही उनको आज तक साहित्यिक माहौल नहीं मिला है, लेकिन आप ये मेरे आकलन को जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे। हाँ। कि आज भी मुरैना के घरों में मुरैना की ही बोली जाती है। जी हाँ जी हाँ। श्योपुर जाएंगे तो वहाँ श्योपुर की ही बोली, लाहौर जाएंगे तो आपको लाहौर की ही बोली मिलेगी। बिल्कुल। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा पढ़े। ग्वालियर में भी जो कुशवाहा घाट के रहने वाले या करवारी के रहने वाले या तवर घाट के रहने वाले या उस इलाके से जुड़े हुए हैं जो राजस्थानी से हैं, आप घर में घुसते ही आदमी उनकी मातृभाषा का उनके बोलचाल में देखने मिलता है। शहर में अगर आपको सिकरवारी का कोई 2 बड़े व्यक्ति मिले आपस में बहुत दिनों बाद, तो वो अपनी ही बोली में बात करते, तो कम से कम बोली की जीवंतता अभी बिल्कुल अभी तक कायम है। लेकिन इस लिस्ट में किसी भी साहित्यिक संस्था ने सुनियोजित तरीके से कोई काम उस पर काम का अभाव, और स्थानीय स्तर पर भी इस दिशा में कोई काम नहीं है। साहित्य में तो इसका दखल अगर थोड़ा बहुत है तो वो हंसी मजाक की कविता में। और लेकिन लावा जी, एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपको वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोलियों को आगे बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट किया है। अच्छा। उसमें वो बोलियों के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। और बोलियों में अगर कोई साहित्य, मतलब बोलियों में, अच्छा, बोलियों से मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे अपने श्योपुर में जो बोली जाती है, जिसमें राजस्थानी और मध्य प्रदेश का मिलन है, इसमें अगर कोई साहित्यिक रचना आती है तो उसको पुरस्कृत करने का भी विचार किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस विकास के लिए बहुत पहले निर्णय ले लिया है, लेकिन साहित्यकारों की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया हो ऐसा देखने में नहीं मिलता। बिल्कुल। और वैसे भी ये अपनी भाषा बोली या जहाँ के अपन रहने वाले हैं उस क्षेत्र की बात को लेके, उस भाषा को लेके गद्य में तो लिखा जा सकता है, लेकिन हालांकि पद्य में भी अपन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा जटिल हो, क्योंकि पुराने अपन जो
जो एक बिरुदावली हुआ करती थी राजे महाराजा के समय पे, तो वो जो गाई जाती थी वो अंचल की बात होती थी। अंचल की बात होती है, और अंचल की मातृभाषा में ही आज देखते हैं अपन सर्वाधिक ये देखने में आता है कि लोग मातृभाषा का सही अर्थ ही नहीं जानते। देखा तो ये भी जाता है कि वो मातृभाषा से आशय केवल देश की भाषा को मान लेते हैं, लेकिन मातृ से आशय जो उसकी माँ की भाषा होती है, खासकर अपनी माँ की भाषा होती है, उससे खासकर ये एक्चुअल जो उनका उद्देश्य है मातृभाषा वो कहलाती है। जो हमारी माँ मम्मी हमारी जो बोलती थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, तो इसको लेके ज्यादा लेखन नहीं हुआ है। और ये जटिल तो चूंकि लिखते नहीं है इसलिए मान लिया गया है। मेरे को ध्यान आता है आदरणीय आपकी आज से 30 साल 40 साल पुरानी एक वो छड़का जो कि आपने उस समय अंचल की भाषा पे लिखी थी। जी हाँ, मेरे को भी याद। जी हाँ। और मैं चाहूंगा कि अपनी बात खत्म हो इससे पहले अंचल की भाषा पे बहुत अच्छा लिखा जा सकता है अगर प्रयास किया जाए। तो आदरणीय आप अपनी छड़का सुनाना, उससे क्या होगा कि अपने जो श्रोता वर्ग हैं वो जान पाएंगे, साहित्यकार जो सामने बैठे हुए हैं या इसको जो सुन रहे हैं वो जान पाएंगे कि अंचल में अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करने पे आप अपनी बात को बखूबी लिख पाओगे, कह पाओगे और उसको प्रभावी ढंग से कैसे बोल पाए ये भी आप जान पाओगे, आपको बल मिलेगा आगे। आपकी बातों में मैं एक दो बात और स्पष्ट कर देता हूँ। छड़का तो मैं सुनाऊंगा ही, छड़का नहीं है वो कुंडलिया है। हाँ। एक तो ये लावा जी ये बात समझ लीजिए कि बोली और भाषा का एक संबंध होता है। हाँ। बोली एक भाषा की 20 बोलियां हो सकती है जी, इसलिए आप बोली को भाषा, जैसे मुरैना में जो बोली जाती है बोली वो भी हिंदी थी। मातृभाषा का मतलब हमारी बोली कुछ भी हो सकती है लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी है। जी, जिन बोलियों की हमारे इलाके में। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि गद्य में भी लिखा जा सकता है और पद्य में भी लिखा जा सकता है। गद्य में तो अपनी बोली में बहुत अच्छा लिखा है। जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने नहीं पढ़ा हो तो आदरणीय आचार्य जगदीश तोमर का उपन्यास नीलकंठ का, हाँ, नीलकंठ की प्यास मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें उन्होंने कई जगह मैगाम में बोली जाने वाली का उपयोग किया है। और ऐसे उपन्यासों में कथाओं में बीच बीच में जब भी जरूरी होता है स्थानीय बोली का उपयोग किया जा सकता है। जी। लेकिन आपका जो कहना है मैं उससे सहमत हूँ कि कोई ना कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि पूरी कहानी या पूरी उपन्यास उस बोली में नहीं लिखा जा सकता हो। ये बात मैं नहीं मानता, ये भी संभव हो सकता। बिल्कुल। तो बोलियों के विकास से क्या है, सीधा हमारी संस्कृति को, हाँ, बिल्कुल, ये कुठाराघात हो रहा है, ये बड़ा नुकसान होगा। अगर हमें अपनी संस्कृति बचानी है तो बोलियों को तो बचाना ही होगा और जिस भाषा की जितनी बोलियां होंगी वो उतनी ही समृद्ध। बिल्कुल। अब आपको मैं उस बोली का नाम तो नहीं ले सकता। जी। लेकिन बचपन से मैंने जो बोली थी और लगभग उच्च शिक्षा में आने से पहले मैं जिस बोली को बोलता था उसे मैं आज भी उसी बेहतर तरीके से बोल सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। जब अपन बैठते हैं वो उस दौर की जो संस्कृति या संस्कार बनते हैं वो हमेशा स्थिर आजीवन होते हैं। जी हाँ। तो उसी दौर में 1970 में मैंने एक कुंडली लिखी। जी। और उसकी प्रेरणा राजस्थान में लिखी जाने वाली, हरियाणवी में लिखी जाने वाली कविताओं की वजह से मुझे मिली। और वो कुंडली मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में भेज दी। जी। और जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई। अरे साहब, ये बड़ी उपलब्धि है, लोग आज भी याद करते हैं। जी। तो आपके आग्रह पर मैं उसे सुना देता हूँ, फिर हमारी आज की ये चर्चा यहीं थम जाएगी। और कुंडली ऐसे थी। जी। स्वागत। कि एक बेर पटेल गांव के मिले हमनते आए। जी। एक बेर पटेल गांव के मिले हमनते आए, हमने बिनते न्यों कही पीले उजी चाय। वाह। हमने बिनते न्यों कही पीले उजी चाय। पीले उजी चाय बोले हूना पियत। हाँ। पीले उजी चाय बोले हूना पियत। ऊने ना पी चाह कभऊ अपने जियत। ऊने ना पी चाह कभऊ अपने जियत। कहे कवि सम्राट मान गए वे हमरे टोकते। वाह। कहे कवि सम्राट मान गए वे हमरी टोकते, बोले मत देव कप में हूँ पी लेंगो। वाह, ये कविता बेहतरीन। तो आज हम देखते हैं कि जैसे ओक शब्द मैं नहीं समझता कि आने वाले
1 दशक बाद या 2 दशक बाद हो सकता है कि वो उस समय की पीढ़ी ओक का अर्थ जान पाए। जब ओक जो कि हम चूंकि एक ही उम्र के हैं, अपन जानते हैं ओक माने जो पानी पीते थे ओक लगा के, उस समय गिलास नहीं हुआ करते थे या फिर लोटे वगैरह नहीं हुआ करते थे। और वो दौर ऐसा था कि कोई किसी के बर्तन से पानी पीना अच्छा भी नहीं जानता समझता था, तो ओक से पानी पीना नहीं। लेकिन लावा जी अपने मुरैना जिले में ओक को अभी भी समझते। जी हाँ, जी हाँ, वो वहाँ स्थानीय बोली है। हाँ, स्थानीय बोली है। अगर आप ग्वालियर के लोगों से या शुद्ध हिंदी वाले जैसे हाँ, खड़ी बोली बोलते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत जा सकती है। जी हाँ, जी। तो ओक तो शब्द अपने मुरैना जिले, हाँ, मुरैना में ये अछूता नहीं है और अपरिचित नहीं है। और जैसे चाह, आपने उसका चाय की जगह पे चाह, क्योंकि वहाँ पे चाह ही बोलते हैं वहाँ पर। हाँ, तो ऐसे कई शब्द हैं जो कि वहाँ के जो असली स्थान है उससे ही वो सुशोभित हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को ध्यान है मुरैना के साथ एक साहित्यकार हुए छीतरमल सोनी। जी हाँ, जी हाँ। तो छीतरमल सोनी जी ने उस समय वहाँ के लोकगीतों को, खासकर जो महिलाएं, जो पारिवारिक आयोजन होते हैं, शादी विवाह के जो आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रपार्टी के जो आयोजन होते हैं, उनकी भाषा में उनको संग्रहित किया, उनको लिखा। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम था और उन दिनों ऐसे काम होते थे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन लावा जी, आज आपने ये चर्चा करके एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है और मैं लोकनाथ से भी अनुरोध करूंगा कि आपकी सेवाएं लेते रहें और साहित्य पर अपन एक नियमित चर्चा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश सम्राट जी थे जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। लोकनाथ आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकनाथ, जनता की आवाज।